हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूं आज के इस अपने लेक्चर में। आज के इस पूरे लेक्चर में अभी जो बिहार एसआई का वैकेंसी आया है उसके कंप्लीट डिस्कशन पे बातचीत होगा। पूरा वैकेंसी के बारे में ए टू जेड समझेंगे कि क्या क्या इसमें बातें हैं और फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसी में ये लगभग 15-16 पॉइंट मेंशन है जिसमें ये बताया गया है कि ये गलती आप करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैकेंसी कितना दौड़ चाहिए, कितना हाइट चाहिए, ये सारी चीज़ों पे अलग अलग कैटेगरी में कितना कितना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे कंप्लीट एनालिसिस होगा। ये तो जो भी सिंसियर बच्चे हैं जो दरोगा की एग्ज़ाम में ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फॉर्म भर रहे होंगे, क्योंकि फॉर्म भरने का टाइम भी इसका शुरू हो गया है, वो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर अपनी रणनीति पे भी हम बातचीत करेंगे। इसमें लास्ट में हम कट ऑफ भी एनालिसिस किए हैं पिछले 2-3 साल में जो पेपर हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें पूरा कट ऑफ पे बातचीत हुआ है। तो ये आपका प्रीवियस पूरा कट ऑफ है, 3-4 साल का प्रीलिम्स का स्पेशली कट ऑफ यहाँ पे हमने लिया हुआ है। तो आगे इस प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आपको चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। कितने फॉर्म भरे जाने की संभावना है, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्या इसका क्वालिफिकेशन मार्क्स है, ये सारा चीज़ हम बातचीत करेंगे। कितना ये पेपर कठिन है, किस तरह से इसको आसान बनाया जा सकता है, कुछ स्ट्रेटजी और इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को धैर्यपूर्वक देखें। जो भी सीरियस स्टूडेंट है, इसमें सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद फिर कोई सेकंड और थर्ड वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी एक एक जानकारी है उसको कंप्लीट इस पीडीएफ के माध्यम से हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है उसको, ये पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज, जो कैपिटल लेटर में आप सर्च करेंगे लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा और वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम बातचीत करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ये कमीशन यानी बीपीएसएससी इस परीक्षा को कंडक्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की जो अंतिम सीमा है ये 26 अक्टूबर है 2025 और फॉर्म की शुरुआत हो रही है 26 सितंबर 2025 से। तो लगभग एक माह का इसमें समय आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। 26 सितंबर से ये फॉर्म फिल भी हो रहा है और 26 अक्टूबर तक लगभग एक महीने का समय है इस फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो लेवल है, पे लेवल, वो अभी 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग ये 6 है, पे लेवल 6 है। सैलरी लगभग अगर बात करें तो लगभग 55-56 हज़ार के आसपास इन हैंड सैलरी इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये है लेवल 6 का जॉब है, काफ़ी बेहतरीन। ठीक है, आगे चलेंगे तो इसमें पोस्ट की संख्या लगभग नहीं 1799 है, यानी कह सकते हैं कि लगभग 1800 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 1799। ठीक है, आगे आइए बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया ये 26/9/2025 से शुरू होगी और अभी आपको बताए थे कि 26/9/2025 से शुरू होगा और ये भराएगा कब, 26/10/2025 तक ये फॉर्म फिल होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझना है। नेक्स्ट आगे, उपयुक्त पदों, आगे देखिए क्या, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। इसलिए फॉर्म भरते समय इतना सावधानी रखना है कि आप जिस फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से अपना फॉर्म भरेंगे तो आप कोई एक सिंगल पर्सन एक ही बार फॉर्म भर सकता है, तो कोई गड़बड़ी ना करे, नहीं तो बाद में बहुत सारा दिक्कत परेशानी होता है। इसलिए काफ़ी बढ़िया से पहले नोटिफिकेशन को समझ लीजिए, फिर उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से साइबर कैफ़े में या खुद से भरते हों तो एक एक चीज़ों को मिलाते हुए इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि कोई गड़बड़ होगा तो फिर फाइनल सिलेक्शन के समय वो काफ़ी परेशानी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ना हो। आगे आइए, बीच में कुछ विशेष नहीं है यहाँ पे। आवेदन के लिए पात्रता, अब कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो पहला बात तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, जो आप होंगे ही। पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर, जो ट्रांसजेंडर होते हैं थर्ड जेंडर, वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता में देखें तो 1/8/2025 तक 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त से समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो पहला बात इसमें समझ जाना है कि ये पेयरिंग का कैलकुलेट नहीं होगा। 1/8 और जो 2025 है, तो 1/8/2025 के पहले
या यहाँ तक आपका स्नातक का रिजल्ट आ गया है, आपके पास मार्कशीट, सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ना हो तो प्रोविजनल आपके पास है या रिजल्ट आ गया है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नहीं कि सितंबर में आया है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका शैक्षिक योग्यता कि 1 अगस्त 2025 तक आपने स्नातक फाइनल कर लिया है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा, एज कितना होगा? उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 यानी 1 अगस्त 2025 तक आप न्यूनतम उम्र को मतलब उतना पूरा कर पाते हैं कि नहीं, इसके आधार पर कैलकुलेट हो। परंतु जो अभ्यर्थी 1/8/2024 को ही अपना अधिकतम उम्र सीमा पार कर लिए थे, उनको वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो 1 साल का यहाँ पे लगभग ये छूट दिया गया है, ठीक है। तो जिनका उम्र अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2024 को ही फुलफिल कर लिए हैं, वो भी फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अभ्यर्थियों का उम्र दिनांक 1/8/2025 तक कैलकुलेट होगा। मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र यानी जो आपका 10th में जो प्रमाण पत्र है या जो भी सर्टिफिकेट है, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा कि 1 अगस्त 2025 को आप न्यूनतम योग्यता को फुलफिल करते हैं कि नहीं। अब न्यूनतम योग्यता क्या है, आइए नीचे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत यानी सामान्य कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र है 40 वर्ष। तो जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी के या अनरिजर्व भी इसको बोलते हैं, तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 37 साल, ठीक है। तथा महिलाओं के लिए मतलब जनरल कैटेगरी के जो महिलाएं हैं, उनकी न्यूनतम उम्र है 20 साल लेकिन अधिकतम उम्र है 40 साल। तो जनरल यूआर कैटेगरी के अंतर्गत फीमेल को लगभग 3 वर्ष का यहाँ पे छूट दिया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पिछड़े वर्ग या अत्यंत पिछड़े वर्ग। बिहार में आपको पता है कि BC1 और BC2, BC1 कोई EBC और एक BC2 है। तो EBC और BC को पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष, तो 3 वर्ष को छूट है। OBC कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको 3 वर्ष के लिए छूट दिया गया है। नेक्स्ट आगे बात करें तो SC ST के जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इवन थर्ड जेंडर के जो भी अभ्यर्थी हैं, उनका न्यूनतम उम्र है 20 साल और अधिकतम उम्र है 42 साल। तो इनको 5 साल का छूट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो अधिकतम कितना था, 37, ठीक है। OBC और EBC के लिए ये है अधिकतम उम्र 40 और SC ST के लिए अधिकतम उम्र है 42, ठीक है। थर्ड जेंडर का भी 42 ही है, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम उम्र है और मिनिमम उम्र भी सबके लिए मिनिमम उम्र तो 20 ही साल है, मतलब 20 साल आप कम से कम होने चाहिए। वो भी कब तक, 1 अगस्त 2025 तक ये उम्र का कैलकुलेशन होगा। अगर इतना है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे आइए बात करते हैं बिहार के वैसे सरकारी सेवकों, मतलब अब यहाँ पे जो बात किया गया है, जो पहले से बिहार सरकार के सर्विस में है, ठीक है, और मतलब उससे उच्च वेतनमान में जाना चाहता है, तो उसके लिए सब यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। जो सरकारी सेवक हैं उनके लिए ज़रूरी है, फिर असैनिक पदों के लिए भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए, फिर अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे उम्र की जो गणना है वो मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र अंकित जन्मतिथि के आधार पे होगी। यानी जो आपका 10th का मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, उस पर जो आपका DOB दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब कैलकुलेट होगा। आधार कार्ड और बाकी सब से वहाँ पे मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को दिमाग। नेक्स्ट आगे बात करें तो अभ्यर्थियों की शारीरिक, अब आइए बात करते हैं शारीरिक मापदंड क्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि हाइट वगैरह भी सब मेजर किया जाता है, ठीक है। तो शारीरिक मानदंड इसमें दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं उसको। नेक्स्ट, तो ऊंचाई इसमें मापी जाएगी, सीना मापी जाएगी, वजन मापी जाएगी और इसके लिए कोई अंक देय नहीं होगा, ठीक है। परंतु ये अर्हताएं पूरी करना अभ्यर्थियों नहीं पूरी करने पर मतलब असफल घोषित कर दी जाएगी। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए कि हाइट मांगा है 165 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 165 सेंटीमीटर से कम होंगे तो फिर आप इसके लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर 165 से ज़्यादा होंगे या 165 होंगे तब तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप योग्य हैं। अब लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी का 175 सेंटीमीटर हाइट है तो उसको अलग से कोई मार्क्स दिया जाएगा, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट्स यही कह रहा है। आइए बात करते हैं कि हाइट किस कैटेगरी को कितने हाइट होनी चाहिए। तो जो सामान्य वर्ग के अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, OBC ध्यान में रखना। अच्छा, बार बार आपको ये देखने को मिलेगा, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी होगा तो वहाँ पे OBC एक ही कैलकुलेट होता है, लेकिन बिहार में आओगे तो इसके 2 कैटेगरी है, जिसको एक को बोलते हैं BC1 और एक को बोलते हैं BC2। तो BC2 और एक BC1, तो BC1 को ही बिहार में EBC भी कहा जाता है,
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया पिछड़ा वर्ग, ये हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो यहाँ पे दिखने को मिलेगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार में अलग अलग है, लेकिन आप रेलवे वगैरह का फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ पे आपको ओबीसी ही काउंट किया जाता है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा बहुत इसको समझना है। तो BC2 और जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम जो हाइट की सीमा है वो 175 सेंटीमीटर है, यानी आपका हाइट 175 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए, ठीक है, 160 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इनको छूट दिया गया है। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, चाहे वो जनरल हो चाहे किसी भी कैटेगरी को हो, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए जो हाइट चाहिए वो 155 सेंटीमीटर चाहिए। तो 3 बातें समझ गए। अनरिजर्व और BC2 के लिए 165 सेंटीमीटर, SC ST और EBC के लिए 160 सेंटीमीटर, और सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए ये न्यूनतम उम्र है 155 सेंटीमीटर। अगर इतना हाइट आपका है तो आप इसको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि चेस्ट सिर्फ पुरुषों के लिए कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो इसमें भी वही कैटेगरी है, अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा। तो यहाँ पे तीनों काउंट हो गया है, यहाँ पे जनरल भी है, EWS भी है, ठीक है, और BC1 और BC2 दोनों यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो उनके लिए जो होगा, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करिए 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। यानी नॉर्मल पे और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर, ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर यहाँ पे कम, और वही है फुलाने में 5 सेंटीमीटर का नॉर्मल और फुलाने में 5 सेंटीमीटर का अंतर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइट और आपका ये हो गया आपका चेस्ट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि वजन। तो सभी वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। तो किसी भी कैटेगरी को हो 48 ग्राम उसका, गर्ल्स का, फीमेल के अंतर्गत 48 केजी वजन होना चाहिए, ये न्यूनतम वजन है, ठीक है। बाकी थर्ड जेंडर अभ्यर्थी जो हैं, थर्ड जेंडर शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग, ठीक है, के महिलाओं के समान होगा, यानी जो BC2 है उसके अकॉर्डिंग थर्ड जेंडर यानी जो ट्रांसजेंडर है उनके सारी मतलब वो देखा जाएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। तो नियुक्ति की प्रक्रिया आपको पता है कि 2 नियुक्ति की प्रक्रिया, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो एक पहले आपका प्री होगा, उसके बाद से फिर आपका मेंस होगा, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय, मतलब MCQ, दोनों प्री और मेंस दोनों MCQ या बहुविकल्पीय होंगे, मल्टी, इसको आप ऑप्शनल वाला कह सकते हैं, बहुविकल्पीय होते हैं। प्रथम चरण में क्या होगा, तो प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का होगा, एक पत्र होगा जिसमें कुल संख्या 100 होगी, ठीक है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे, यानी प्री का जो पेपर है उसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल ये कितने मार्क्स का हो गया, 200 मार्क्स का ये पूरा हो गया। आगे हम कट ऑफ बात करेंगे कि कितना कट ऑफ बनता है, ठीक है। तो ये 200 मार्क्स का होगा। अब ये 200 मार्क्स में आगे दिया हुआ है, उक्त प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे। अब ये जो 100 क्वेश्चन है इसमें एक दिया गया है करंट अफेयर, समसामयिक मुद्दे करंट अफेयर, और दूसरा दिया गया है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, अगर आप इसको कहें तो जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान, ठीक है। अब इस जनरल नॉलेज के अंतर्गत आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, 2-4-5 मैथ्स और रीजनिंग भी होते हैं, ये सारे आपका जीके जीएस में आ जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स और जीके जीएस इसके सिलेबस में है। इसमें अगर बात करें तो लगभग 90 से 95 क्वेश्चन जीके जीएस का आपको मिल जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स भी ऐड होगा। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको लगभग मिल जाते हैं मैथ रीजनिंग का। तो प्री एग्जामिनेशंस में मैथ रीजनिंग का थोड़ा सा कम क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, ये हो गया। इसमें 30% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही मुख्य परीक्षा, मतलब नहीं प्राप्त करेगा उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब इसका भी लॉजिक हम जब कट ऑफ बात करेंगे ना, तो वहाँ पे समझेंगे कि कितने सारे अभ्यर्थी हैं जो इस 30% जो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसको भी लगभग 2 लाख लोग 30% नहीं ला पाते हैं, ठीक है। तो आगे इसकी हम बातचीत करेंगे, इसका क्या मतलब है और कैसे ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों का 20 गुना, यानी जितना सीट है, जैसे इस बार लगभग 1800 सीट है 1799, तो इसका 20 गुना करेंगे तो लगभग ये 36,000 लोग मेंस के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे,
ठीक है, लगभग लगभग भी एग्जैक्ट नहीं होता है। अब एक ही कट ऑफ पे 2-3 लोग हैं तो वो सब सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको समझना है। तो कभी 21%, कभी 21 दशमलव समथिंग % ऐसे भी हो जाता है। 20 गुना चंद मेगा सूची का आरक्षण कोटि किया जाएगा, ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए वो लोग सेलेक्ट होंगे। नेक्स्ट, विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुस्तरीय या बहु प्रश्न पत्रीय परीक्षा का मूल्यांकन सामान्यकृत नॉर्मलाइज्ड अंकों के की गणना, ठीक है, इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। कहने का ये तात्पर्य है यहाँ पे कि अगर फॉर्म की संख्या ज़्यादा होती है तो ये एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा होगी, और जो भी उसका कैलकुलेशन होगा मार्क्स का वो सब परसेंटाइल के माध्यम से, वो आयोग का अपना सब फीचर्स है उसके माध्यम से इसको किया जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए। आइए द्वितीय चरण। तो पहले चरण को आप पास करेंगे प्री परीक्षा को, तो आप पहुंचेंगे मेंस परीक्षा में। मेंस परीक्षा में क्या है, आइए भाई देखते हैं। मुख्य परीक्षा आपको यहाँ पे दिख रहा है, मेंस एग्जाम या मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र होगा 2 अंकों का, जिसमें सामान्य हिंदी 2 घंटों का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना होगा, नहीं करेंगे तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी का प्राप्तांक मेगा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। ये आप ध्यान से समझे कि हिंदी का जो पेपर होगा आपका, हिंदी का, तो हिंदी का जो पेपर होगा उसमें टोटल आएंगे आपको, पहला पेपर 100 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी ये पेपर हो गया कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का हो गया। अब ये 200 मार्क्स में 30% आपको केवल पास करके क्वालिफाइंग है, नहीं पास करेंगे तो सेकंड पेपर भी आपका कैलकुलेशन नहीं होगा और आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पेपर क्वालिफाइंग है वनली, 30% मार्क्स आपको लाना है। अब इसमें आप 200 में 200 भी ला देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेगा निर्धारण में आपका जो मेरिट बनेगा उसका, उसमें इस हिंदी का मार्क्स नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखें। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो प्रीलिम्स केवल मेंस में जाने की अनुमति देता है, उसको भी मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मुख्य परीक्षा में ये जो प्रथम पेपर है आपका हिंदी का, इसका भी मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल पासिंग से, क्वालिफाइंग है ये, ठीक है। आपका जो सारा का सारा दारोमदार है वो द्वितीय प्रश्न, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, ठीक है, पॉलिटी आपका हो गया, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, स्पेशली भारतीय भूगोल दिया हुआ है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तब देखेंगे तो वहाँ पे 2-3 यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी पूछ लिया जाता है। गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। तो मैथ और रीजनिंग प्री में तो थोड़ा सा कम था, लेकिन यहाँ पे लगभग 20 और 25 के आसपास मैथ रीजनिंग पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र का पूर्णांक 200 होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। कहने का मतलब मेंस का जो प्रश्न पत्र 2 होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये आपका 200 मार्क्स का होगा। अब इसी 200 मार्क्स के आधार पर आगे चल के आपका मेरिट लिस्ट, मेगा सूची का निर्धारण होगा, और जो लोग 1799 ऊपर से होंगे फिर उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये पेपर आपका काफ़ी खासा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पे आगे आपको मेरिट बनना है और आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए। दोनों चरणों की परीक्षाओं में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। अब इसका क्या मतलब है 0.2 अंक, अभी बोले कि आपको एक क्वेश्चंस के लिए मार्क्स कितना मिल रहा है, 2 नंबर, काटा कितना जाएगा 0.2। अब किसी किसी को हम देखते हैं बता देता है कि 0.2 हटाएंगे तो 10, 1/5, नो, 1/5 नहीं है, 0.2 में अगर 10 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तब जाके ये मल्टीपल करेंगे तो ये 2 आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 1/10 है, काफ़ी कम, न के बराबर। इसलिए ऐसा माना जाता है कि दरोगा के परीक्षा में आप कोशिश करें कि 100% पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन गलत होगा तब एक सही क्वेश्चन आपका जाएगा। और इतना भाग्य खराब नहीं है आपका कि मतलब 10 क्वेश्चन आप बनाएं और उसमें से 3-4 या 2-3 आपका सही ना हो, तो काफ़ी अच्छे खासे पॉजिटिव में रहेंगे। तो क्वेश्चन छोड़ने का तो दूर दूर तक कोई संभावना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ गए। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों का 6 गुना, ठीक है, तो 20 गुना लिया गया था आपको मेंस के लिए। अब जो लोग मेंस दिए हैं उस टोटल सीट का 6 गुना लिया जाएगा फिजिकल के लिए, उनको बुलाया जाएगा, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा, 6 गुना अभ्यर्थियों का चुने शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा मात्र उत्तीर्ण होना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है।
ठीक है, मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या, देखो अब आप मेंस दे दिए तो 1799, या बोले तो 1800 सीट लगभग लगभग। अब 1800 का 6 गुना लोगों को लिया जाएगा फिजिकल, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, फिजिकल में क्या होगा अभी आगे देखेंगे। ठीक है, फिजिकल के लिए लिया जाएगा। अब जो लोग फिजिकल पास करेंगे फिर उनका फाइनल मेरिट, अच्छा ये केवल पासिंग, ये भी फिजिकल केवल पास करना है, इसका में मार्क्स नहीं जुटेगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फिर आगे चलकर जो आपका सेकंड पेपर है प्रश्न पत्र दो, उसी के आधार पर फिर आगे मेरिट लिस्ट आपका बनेगा, और जो लोग पास किए हैं वो लोग रिजल्ट में शामिल हो जाएंगे, फिर उनका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने प्री भी पास कर लिया, आपने मेंस भी पास कर लिया, आपने फिजिकल भी पास कर लिया। ठीक है, ये तीनों पास करने के बाद भी अगर मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं तो यहाँ से भी बच्चे छटते हैं। तो ये काफ़ी मतलब दुखदाई होता है कि आप इतने स्टेज को फाइनल करने के बाद भी मतलब छट जाए वहाँ से, तो थोड़ा सा यहाँ से ये दिक्कत परेशानी करता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है, तो इसलिए कोशिश किया जाता है कि जो सेकंड पेपर है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर मार्क्स करें कि आपको कोई दिक्कत परेशानी न हो और आप अच्छा से फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाए। आइए तृतीय चरण, शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा में अब क्या क्या चाहिए आपको, फिजिकल में क्या क्या होता है आइए समझते हैं। सबसे पहले होगा आपका दौड़। ठीक है, दौड़ सभी कोटि के पुरुष उम्मीदवारों के लिए, अब यहाँ पे मतलब जनरल है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे ओबीसी है, चाहे बीसी 1 या 2 है, या फिर एससी एसटी है, कोई भी मेल कैंडिडेट है तो उसको 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा। यानी 6 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत आपको लगभग नहीं 1600 मीटर आपको दौड़ लेना है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरा, सभी कोटि के महिलाओं के लिए, तो किसी भी कैटेगरी की महिला है तो 6 मिनट में उनको दौड़ जाना है 1 किलोमीटर, तो लगभग 1000 मीटर इनको दौड़ना है कितने मिनट में, 6 मिनट में। ठीक है, तो ये अच्छा सबसे पहले दौड़ ही होता है, दौड़ में एक ही चांस मिलता है, दोबारा नहीं, ध्यान रखना है। बाकी 3 जो नीचे है उसमें 3 चांस मिलता है। ठीक है, तो आप दौड़ जब पास कर लेंगे तभी आप ऊंची कूद के लिए, फिर लंबी कूद के लिए, लॉन्ग जंप के लिए और फिर गोला फेंक के लिए एलिजिबल होंगे और आपको ये कराया जाएगा। ठीक है, तो ऊंची कूद के लिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए, तो फिजिकल में यहाँ पे कुछ छूट नहीं है। ठीक है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट, यानी जो लॉन्ग जंप होगा वो 4 फीट चाहिए। इससे कम आप कूदते हैं तो मतलब कम पे आप रह जाते हैं तो फिर आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 3 फीट, न्यूनतम 3 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है। ठीक है, फिर लॉन्ग हाई जंप करना है। फिर लॉन्ग जंप अगर बात करें लंबी कूद, तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट है और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 9 फीट है, इससे कम रहेंगे तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। गोला फेंक, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना है, 16 फीट फेंकना है 16 पाउंड का, और 12 फीट का गोला फेंकना है 10 फीट महिला कैटेगरी के लिए। तो ये आप समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे समझिए। 10 फीट, अच्छा इसमें से कम फेंकेंगे तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा, ये बात ध्यान से समझे। नियत समय यानी पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ही, यानी जो दौड़ पूरा करेगा उसी को ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक स्पर्धा में न्यूनतम वे निश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित, मतलब वो कर लिए तो इसको भी आपको पूरा करना है। ठीक है, इसको भी पूरा करना है। नेक्स्ट, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक के लिए 3 मौका दिया जाएगा, मतलब एक बार आप जंप किए नहीं पास किया, ये दोबारा मौका, फिर तिबारा मौका, 3 बार आपको चांस मिलता है इसके लिए, 3 बार आपको चांस मिलेगा और 3 बार में आप मतलब इसको पास कर गए तो ठीक, नहीं तो फिर आपको अयोग्य या असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात समझ गए। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, आगे मेगा सूची का निर्धारण। अब आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, आपका फिजिकल भी हो गया, अब आपका होगा मेगा सूची का निर्धारण। मेगा सूची के निर्धारण में अगर बात करें, ठीक है, तो मेगा सूची के निर्धारण में देखें तो उपयुक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों की मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर इसका कोटिवार तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो मेंस पेपर था और मेंस पेपर का जो सेकंड पेपर था, इस सेकंड पेपर के आप प्राप्त जो अंक है उसी के आधार पर 1799 जो लोग ऊपर से होंगे अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत वो निकलता है, तो इस हिसाब से वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची हेतु अनुसूचित जाति और जनजाति ये सब दिया हुआ है। अब मुख्य परीक्षा के लिए भी कुछ न्यूनतम अंक यहाँ पे दिया गया है कि इतना नहीं प्राप्त करते हैं तो फिर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अधिकतम नहीं, अधिकतम तो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इस कितना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थी, सभी वर्ग महिला वर्ग के लिए न्यूनतम है 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हता है मतलब 40%। ठीक है, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी वही समान प्रशासन विभाग को ये भेज दिया जाएगा। ठीक है, टोटल है 1799 पोस्ट, 614 इसमें महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है और 36 जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके लिए। ठीक है, आगे आइए बात करते हैं। अब ये सब काम हो जाएगा जब आपका, तब आपका फिजिकल मतलब वो चिकित्सकीय जांच मेडिकल टेस्ट होता है, रिजल्ट फाइनल आने के बाद फिर वहाँ पे सब सरकार के सब वो वहाँ पे टीम रहती है, ये आपका फिजिकल मतलब होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे सभी के लिए जो न्यूनतम शुल्क है वो 100 रुपया है, फॉर्म डालने के लिए न्यूनतम शुल्क 100 रुपये, नीतीश कुमार ने जो बताया था उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो फॉर्म भरते समय क्या क्या आप गलती नहीं कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। पंजीकरण के लिए एक अपना मोबाइल नंबर पर्सनल रखिएगा और ईमेल आईडी, अगर नहीं होगा तो बना लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी कम्युनिकेशन होगा इसी नंबर और इसी ईमेल आईडी से होता है। ठीक है, तो वही बात दिया हुआ है, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, क्योंकि आईडी पासवर्ड वही आपका आगे होगा। आवेदन भरते समय अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें को विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता को पूरा करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय उसको, अच्छा ये वाला बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए अभ्यर्थी 10वीं या समकक्ष बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर ही अपनी जन्म तिथि का सही सही उल्लेख करेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पति या पिता का नाम, पता आदि सूचनाएं बिल्कुल सही सही भरेंगे। प्रमाण पत्रों के मिलान के समय यदि इसमें कोई भिन्नता पाई गई तो अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान से समझें कि जो भी आप डॉक्यूमेंट डालें या जो भी इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरते समय डालें वहाँ पे वो सारी चीज़ों पे आप भली भांति उसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, आप जो भी डाल रहे हैं वो सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय A to Z नहीं मिलेगा तो फिर आपकी उम्मीदवारी प्री मेंस और फिजिकल देने के बाद आपकी छट जाएगी, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए सावधानी पूर्वक बढ़िया से सोच समझ के फॉर्म को भरें। ठीक है, चाहे आपका नॉन क्रिमिलियर अटैच करना हो या EWS सर्टिफिकेट लगाना हो या फिर निवास लगाना हो, इन सारी डॉक्यूमेंट्स को, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक से लेकर आपका कितना मार्क्स है, वो जो भी चीज़ मांगा जा रहा है, आपका हाइट वगैरह, वो जितना सारा चीज़ मांगा जा रहा है सब बढ़िया से मेजर करके और सारी चीज़ों को अच्छा से फॉर्म फिल करें। ठीक है, कोई गड़बड़ ना हो, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें तो आगे कुछ विशेष नहीं है महत्वपूर्ण। अच्छा, किन किन कारणों से आपका जो एप्लीकेशन है वो रद्द किया जा सकता है उस पर बात करें तो उम्मीदवारी का रद्दीकरण। ठीक है, आइए कुछ बात यहाँ पे दिया हुआ है उसको देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन में आपका रद्द हो जाएगा। आवेदन पत्र का पंजीकरण भरा जाना, परंतु द्वितीय बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और फाइनल फॉर्म नहीं भरा तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फ़ोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए, किसी और का फ़ोटो अपलोड कर दिए तब भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो 100 रुपया भुगतान करना है फॉर्म के लिए वो भी भुगतान नहीं किए तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदन में गलत सूचना आपने दिया है तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। गलत आरक्षण कोटि भरा जाना, ठीक है, आप रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते हैं, रिजर्वेशन भर दिए, आप किसी और में आते हैं, कोई और डाल दिए तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदन में दी गई सूचनाओं के दस्तावेज में, आवेदन में आपने सूचना कुछ और दिया है, आपने बताया कि आपका मैट्रिक में इतना % है और उस समय मिलाया गया तो इतना नहीं माना गया तब भी आपका रिजेक्ट हो जाएंगे आप। आवेदन में जन्म तिथि का अंकित होना, ठीक है, गलत अंकित होना, आपका डेट ऑफ बर्थ ही गलत अगर डाले हैं तो फिर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जेंडर लिंग भी आपने गलती, मेल है फीमेल डाल दिए, फीमेल है मेल डाल दिए, गलती से ही अगर हो जाए तब भी आपका जो आपका उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, आवेदक का उम्मीदवारी पात्रता पूर्ण न होना, ठीक है, अब जैसे न्यूनतम उम्र सीमा को आप नहीं फुलफिल कर रहे हैं, जो डेट दिया वहाँ तक अपने स्नातक नहीं पूरा किया है, शैक्षणिक योग्यता आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तब भी आपको योग्यता को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो आपका सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे EWS है या फिर निवास है, इसको भी जो सक्षम प्राधिकार है, मतलब एक्चुअल जहाँ से होना चाहिए वहाँ से नहीं होगा तब भी रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और कोई और भी दिक्कत होगा जैसे प्रमाण पत्र सही नहीं पाया जाएगा तब भी गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझें कि आरक्षित कोटि के विवाहित महिला अभ्यर्थियों द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमिलियर से संबंध न रखने पर प्रमाण पत्र जहां लागू हो समर्पित करने के स्थान पर
पति के आधार पर प्रमाण पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है कि न कि विवाह से। तो जो भी मैरिड फीमेल हैं वो अपने पिता के नाम से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ठीक है, और वही मान्य होगा। आपके ससुराल आपके हस्बैंड के नाम से बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जन्म से ही आपकी निर्धारित होती है कि आप किस जाति से हैं, शादी से वो निर्धारित नहीं होती है, ठीक है। आरक्षण कोटि का आप दावा करते हैं तो उसको लिए वो बात दिया गया है। आपराधिक कांड में या गतिविधि में आप शामिल न हो। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी अथवा उसका प्रयास करना, ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। विवाहित महिला अगर कोई है तो प्रेग्नेंट है तो वो नहीं वहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेंगे, ठीक है, ठीक है, तो उसको एक सर्टिफिकेट भी देना होता है कि हम ये नहीं हैं, फिर आगे प्रक्रिया बढ़ती है, ठीक है। 6 माह का लगभग समय लगेगा इस पूरे को, ऐसा मानना है इस कमीशन को। आइए अब जो मेन बात है उस पर बातचीत करते हैं कि प्रीवियस क्या मतलब कट ऑफ वगैरह रहा है, इस पर थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं कि कब फॉर्म आया, कितने लोग पार्टिसिपेट किए और अभी की क्या स्थिति है, अभी कितने फॉर्म आ सकते हैं और क्या क्या कंडीशन बन सकता है। आइए इस पर बातचीत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें इस वाले एग्जामिनेशंस के, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस वाले एग्जाम में सबसे पहले 2017 में ये वैकेंसी 2017 में अगर बात करें तो 2017 में ये वैकेंसी निकला था 17 से 17 पोस्ट के लिए, ठीक है। 24 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर 2017 तक इसको लगभग 1 महीने का फॉर्म भरने का टाइम यहाँ पे रहता है। पीटी इसका एग्ज़ाम हुआ था 11 मार्च 2018 को, तो 11 मार्च 2018 को लगभग 4.5 लाख लोगों ने इसको फॉर्म को भरा था। इसका रिजल्ट आ गया था मई 2028 में, लगभग 29,000 लोग, क्योंकि उस समय 29,000 लोग लगभग 17 गुना सेलेक्ट हुए थे मेंस पेपर के लिए, ठीक है। उस समय तो कट ऑफ वगैरह नहीं आता था 2017 में, यहाँ से कट ऑफ आना शुरू हुआ 2019 से। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि मतलब उम्मीद है कि 55% मेल में और बहुत 32% फीमेल में, तो उस समय काफ़ी कम था फीमेल का कट ऑफ, ठीक है। तो इतना कट ऑफ बना था 55%, यानी अच्छा ये जितना भी कट ऑफ हम प्री का बात कर रहे हैं, अभी प्री पे हम बातचीत करेंगे, मेंस पे नहीं, ठीक है, ठीक है। तो 100 में से 55 क्वेश्चन, 55% मतलब 55 क्वेश्चन अगर मेल कैटेगरी या जनरल का कट ऑफ मेल कैटेगरी के अंतर्गत आपने सही कर लिया काट छाट के, तो आप प्री पास कर जाएंगे और आपको मेंस में जाने का मौका मिल जाएगा और मेंस आप दे लेंगे। वैसे फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत ये मात्र 32% था। नेक्स्ट वैकेंसी आई थी 2019 में लगभग 24 से 46 पोस्ट के लिए। 22 अगस्त से 25 सितंबर तक इसका फॉर्म भरने का डेट दिया गया था। 22 दिसंबर 2019 को इसका पेपर हो गया था, तो सितंबर लास्ट तक फॉर्म भराया है, देख रहे हैं। 22 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम हो गया। लगभग 6.25 लाख एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को भरे थे। 24 जनवरी को इसका पीटी का रिजल्ट हुआ। लगभग 49,500 लगभग, क्योंकि अब तो 20-20 गुना लोगों को लिया जाता है मेंस के लिए, अभी हम नोटिफिकेशन में बात किए तो 20 गुना लोगों को मेंस के लिए सिलेक्ट किया गया। इस बार कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा था मेल के लिए, ये लगभग 66% यानी 100 में से 66 क्वेश्चन, और फीमेल के लिए 44% यानी 100 में से 44 क्वेश्चन आपको सही करने थे। नेक्स्ट तीसरा वैकेंसी है 2020 में, लगभग 2213 पोस्ट पे आया था। 14 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक इसका फॉर्म भरने का टाइम था, लेकिन ये पेपर हुआ है 2021 दिसंबर में। इसका रीज़न है कि बीच में कोविड था, जिसकी वजह से पेपर नहीं हो पाया। तो ये आपका यहाँ पे दिखेगा, लगभग 6 लाख पार्टिसिपेंट्स मतलब इसमें लोग फॉर्म भरे थे। फरवरी 2022 में इसका रिजल्ट आया था। लगभग 48,000 यानी 21 गुना लोग सेलेक्ट हुए थे। मेल का कट ऑफ था 61%, फीमेल का कट ऑफ था 48%। तो धीरे धीरे कट ऑफ कभी अब कट ऑफ पे और जो ये है ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, इन सारी चीज़ों पे मतलब मायने रखता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उस समय कट ऑफ इतना रहा। लास्ट जो वैकेंसी है जो कंप्लीट हुई है वो 2023 में, लगभग ये पोस्ट है आपका 1275 पोस्ट के लिए ये हुआ है, ठीक है। और 5 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ये फॉर्म भरने का टाइम था। 17 जब देखो यहाँ पे नवंबर में फॉर्म फिल हुआ ख़त्म, ठीक है, और 17/12 को ये पेपर भी हो गया। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो कमीशन है जो दरोगा का पेपर लेता है, ये थोड़ा इस मामले में काफ़ी इसको मतलब शाबाशी देना चाहिए कि पेपर वगैरह और रिजल्ट वगैरह के मामले में ये थोड़ा सा फास्ट है। लगभग 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। 25,000 लोग सेलेक्ट हुए थे मेंस के लिए, लगभग 19 गुना। कट ऑफ बात करें तो मेल का 64% यानी 60 क्वेश्चन, फीमेल का 55% यानी 55 क्वेश्चन।
नेक्स्ट अब जो वैकेंसी आई है आपका, वो आपका 2025, और 2025 में आप कट ऑफ यहाँ पे देख रहे, सॉरी, पोस्ट है 1799, यानी लगभग 1800 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। 26 सितंबर से इसका फॉर्म भरने का कार्य शुरू हो गया है, और 26 दिसंबर तक इसका फॉर्म, सॉरी 26 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको है, उसको देखकर अच्छा से फॉर्म को जब अपना टाइम निकाल कर इसको बढ़िया से भर दें। बाद में साइट वगैरह भी काम नहीं करता है, इसलिए आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो भर दें और पढ़ाई पे लग जाएं। ठीक है, दिसंबर और जनवरी के आसपास इसकी एग्ज़ाम की हो जाने की उम्मीद है, क्योंकि अक्टूबर इधर नवंबर में तो इलेक्शन है बिहार में, जो जनरल असेंबली इलेक्शन है। ऐसा माना जाता है कि 6 लाख लोग इसमें फॉर्म भरेंगे और 20 लाख लोगों 20 गुना लोगों को बेंच के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे बातचीत करते हैं कि आगे क्या स्थिति बन सकती है, कितने लोग, किस मामले में ये कठिन है और किस मामले में ये थोड़ा सा आसान आपको लग सकता है। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा और 5-7 मिनट देखिए, सारी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं कि इस बार क्या कट ऑफ जाने की संभावना है, और थोड़ी सी रणनीति पे बातचीत करेंगे, कैसे इसकी पढ़ाई वगैरह आप कैसे करेंगे कि इस एग्जामिनेशंस को आगे आसानी से आप निकाल सकें। अब देखो, अगर कठिन आपसे कोई पूछे, आपको कोई बताया कि कठिन है, कठिन किस लिए है, तो लगभग इसमें 6 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, और सीटों की संख्या कितना है, लगभग 1799 है या 1800 है। अब 6 लाख लोगों में 1800 से आप भाग देंगे तो लगभग ये डाटा आपको निकल कर आएगा 333। अब आपको लगेगा कि सर एक सीट पे, अगर सीट पे 333 पार्टिसिपेंट्स हैं और 333 लोग मतलब इसमें एक सीट पे फाइट कर रहे हैं, सिलेक्ट तो होगा एक ही आदमी, और 332 लोग यहाँ से छट जाएंगे। अब ये डाटा है, आपको समझना पड़ेगा, तब आपको एग्ज़ाम इजी लगेगा कि आप कहाँ पे हैं, कितना मेहनत करना है और कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो 332 लोग तो इस डाटा के अकॉर्डिंग छटेंगे ही, और एक लोग इसमें सेलेक्ट होना है। तो ये हो गई एक बात कि थोड़ा सा कठिन तो है पेपर, लेकिन आगे इसके जब एनालिसिस करते हैं तब आगे हमारे पास क्या, मतलब ये कैसे इजी लगने लगेगा, इसको आप थोड़ा सा देखें कैसे ये आसान लगने लगेगा। आप पिछले बार का रिजल्ट उठाकर देखेंगे, अच्छा, तो लगभग 20% जितना फॉर्म, मान लो कि 6 लाख फॉर्म भरा जाएगा, और 6 लाख फॉर्म में जो कमीशन ने बताया कि जो इसकी न्यूनतम योग्यता है कि 30% नंबर आपको लाना है तभी आप प्री पास करेंगे, तो लगभग 2 से सवा 2 लाख लोग ये 30% मिनिमम अंक भी नहीं ला पाए थे, ठीक है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सीरियस कैंडिडेट इसमें भाग लेते हैं। अब इनको क्या मतलब बताओ कि ये 30% जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी नहीं पास कर पाए। ठीक है, दूसरा, लगभग 50,000 के आसपास ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना रोल नंबर और बाकी जो ओएमआर सीट में गलतियां करते हैं, जिसके वजह से उनकी कॉपी रद्द हो जाती है। ठीक है, तो ये एक डाटा हो गया। अब इन दोनों को, ठीक है, तो ये एक डाटा हो गया, पहली बात। दूसरी बात कि मेंस के लिए अगर 1800 लगभग सीट है, तो मेंस के लिए तो लगभग 20 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, तो लगभग 36,000 लोग यहाँ पे मेंस देंगे। 36,000 लोग। अभी हम केवल प्री पास करके मेंस पे कैसे जाना वो बात कर। अब डाटा आप भाग करो 6 लाख में, अब 36,000 से या 36,000 से बात करो, तो ये डाटा आपको कट पिट के आ जाएगा लगभग 17 पॉइंट समथिंग या 17। अब आप देख रहे हो कि अगर इतना पे आप सोचोगे कि 36,000 तो लोग मेंस देंगे, अब ये कितना हो गया 17, यानी 17 में आपको एक सेलेक्ट होना है, 17 में आपको एक सेलेक्ट, कितना शॉर्ट डाटा आ गया। अब आप थोड़ा सा भी प्रीवियस पढ़ते आ रहे हैं, आप थोड़ा सा पहले से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा बेस आपने बना लिया है, तो आप थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत बस जुटाना है कि अरे 17 में एक लाना है। आप क्लास में टेस्ट दे रहे हो, क्लास में 40-45 बच्चों में 60 बच्चों में आप रैंक 1 आ जा रहे हो, बस वैसे ही सोचना है कि आगे चल के हमको 17 बच्चों में से एक ही मतलब एक सिलेक्ट होना है। किसके लिए? मेंस के लिए। अभी फाइनल पे हम नहीं जा रहे हैं, मेंस के लिए, पहले मेंस सोच लें आप। ठीक है, 17 में से, अच्छा, इसको अगर माइनस कर दे कि ये 3 लाख को माइनस कर दें, और मान लो कि 2.5 लाख को माइनस करें और 3.5 लाख लोग यहाँ पे आ जाए, और 3.5 लाख में आप 36,000 से भाग देंगे, तो ये डाटा कट पीट के एक ही बार आ जाएगा आपका कहाँ पे? 8 पे आ जाएगा, 8 पे। क्यों? तो कुछ उसमें से तो नॉन सीरियस है, 20-25% तो एग्जाम देने ही नहीं जाते हैं, तो इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये घाटा मतलब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8। अब आपको डाटा और इजी लगने लगे, आपको लगेगा कि यार सर अब तो और काम आसान हो गया, अब 8 में से ही एक क्या हो जाना है? सेलेक्ट हो जाना है। 8 में से एक यानी 7 लोगों को पीछे करना है और 8वां आपको सेलेक्ट हो जाना है मेंस के लिए। तो इस तरह से कुछ आप बेहतर एनालिसिस करेंगे
तो तब जाकर आप चीज़ों को समझ पाएंगे और आसानी से आप अपने प्रिपरेशन को, तो भीड़ नहीं देखना है कि 6 लाख फॉर्म गिरेगा, 1800 सीट है, 333 लोग में से एक सेलेक्ट होना है, नहीं। इस आप डाटा को समझिए, ध्यानपूर्वक इसको देखिए कि 36,000 लोगों को मेंस देना है, 36,000 मेंस देना है तो आपको भी एक मेंस में शामिल होना है, तो इन 17 में से एक में अगर पूरा ओवरऑल डाटा लें, लेकिन ये जो अनसीरियस कैंडिडेट हैं इनको अगर हटा दें, तो इसमें से हटा दे तो फिर 3.5 लाख और 3 लाख जो मान लेते हैं कि सीरियस है, उसमें आप तो मात्र 8 और 7 में से एक आपको सेलेक्ट होना है। अब कितना इजी हो गया, आपको लगा कि यार 8 में से एक हमको मेंस के लिए निकल जाना है, आराम से आप निकल जाएंगे, बस उस लेवल का मेहनत करें, ठीक है, और इस लेवल पे आप पढ़ें, ठीक है, तब यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब प्रिपरेशन पे हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि इस तरह से आप इसको तैयारी करें। अब देखो, अब ये वैकेंसी का समय है, अलग अलग वैरायटी के लोग बैच लॉन्च करेंगे, बरमास्त बैच, तो फला बैच, तो ढिमका बैच, अलग अलग प्रकार का, ठीक है। शुरुआत में 2 4 5 क्लास अच्छा देंगे, सब कुछ आपको लगेगा ठीक होगा, फिर बाद में फंसेंगे आप, फिर बाद में गाली देंगे, तो उस तरह से नहीं होगा। आप एक बात समझ लीजिए कि आप अगर जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं तब तो ये थोड़ा सा मुश्किल है पेपर अभी से निकाल पाना, क्लियर कट हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई मतलब दूर दूर तक मतलब हम इसमें कोई बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं। अगर थोड़ा सा भी पहले से आपका प्रिपरेशन है, आपने ठीक ठाक जीएस के जो जीके जीएस के पार्ट होते हैं, आपने जैसे आपको पता है कि हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री आपने पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ लिया है, ज्योग्राफी पढ़ा है, इंडियन ज्योग्राफी स्पेशली, और आपका पॉलिटी ठीक ठाक है, पॉलिटी ठीक ठाक है, फिर आप जाओगे तो इकोनॉमिक्स से भी 10 12 क्वेश्चन है इको से, उसके बाद से जो साइंस है, साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिर करंट अफेयर, ठीक है, प्री के लिए, और 7 8 मैथ का क्वेश्चन है, 6 7, तो यही तो आपको करना है ना। तो अब इतना करने के लिए आपने हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना भी आगे बात करते हैं। अब ये चारों सब्जेक्ट इसका मेन पिलर है, साइंस को अगर ले लें, अगर पहले से आपने पढ़ा है, अगर हमारे इंस्टीट्यूट से भी पढ़ा है, नोट्स वगैरह पढ़ा है, सारी चीज़ें हैं, तो आप इन चीज़ों को रिवीजन करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू देखें, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर टेलीग्राम पे पिछले 20 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लक्ष्य सिविल सर्विसेज पे डाल रखा है, सॉल्व जो पेपर है उसको आप बार बार देखकर अपने से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि सर मौर्य समाज से, मौर्य सम्राट जो मौर्य एम्पायर है उससे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री से किस लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है, गांधीयन एरा से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटी से किस किस थीम से क्वेश्चन उठाया गया है, तो आप उतना तो एनालिसिस करिए ना पीवाईक्यू देखकर 4 5 साल का, फिर वहाँ से आप अपना एक बनाइए और फिर उसको रिवीजन करिए। जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको रिवीजन करिए, मान लीजिए कि ये 4 आपका मजबूत है, हिस्ट्री कमजोर है, तो हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस देंगे। किसी बैच के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो वो तो अपना वो शॉर्टकट के चक्कर में अभी है आपके पास समय, लगभग कम से कम ना कहें तो अभी 2 3 महीना का तो समय है, आराम से एक बुक पढ़ के आप घटना चक्र को ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने दशहरा पूजा पूरा घूमने में और इन्जॉय में बिता दिया, लेकिन अब आगे ये मत कोशिश करिएगा कि आगे छठ दिवाली का 10 दिन छुट्टी भी इसी में निकाल देंगे, तो फिर आप तैयार रहिए, आपका पड़ोसी वाला रिजल्ट का एंजॉय करेगा, आप बैठ के मुँह देखिएगा, ठीक है। तो अभी से आप थोड़ा सा इस पे मतलब आपको स्ट्राइक रेट सही लेकर चलना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ये शॉर्टकट पीडीएफ के चक्कर में अभी से मत पढ़िएगा, अभी समय है, आपको अच्छा से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। घटना चक्र से आप पीवाईक्यू लगाइए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए और घटना चक्र से लगाइए। घटना चक्र आप रख लीजिए, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका साइंस का, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। दरोगा का जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है उससे पूछिए घटना चक्र कितना कितना बार वो लगाया हुआ है, कि आप गलती ना हो, ठीक है। और कुछ पढ़ लें तब फिर चलकर आज से 1 1.5 महीने के बाद कोई मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर लें। मॉक टेस्ट यहाँ पे हमारे लक्ष्य सिविल सर्विस कोचिंग के द्वारा भी हम संचालित करेंगे, या फिर कहीं से भी मॉक टेस्ट लें, आप 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेकर बैठें, अच्छा से उसको सॉल्व करें, आप एनालिसिस करें, ठीक है। अच्छा, टाइम का कोई तो बाउंडेशन है नहीं, 100 क्वेश्चन 2 घंटे में बनाना है, ठीक है, तो इसलिए समझ समझ कर क्वेश्चन को बनाएं और वहाँ से समझें और चीज़ों को बेहतर करें। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें पार्ट है दरोगा का, एक टारगेट बैच लें जिसमें से जो बच्चे पहले से पढ़ लिए हैं, क्योंकि शुरुआत से पढ़ा के उनको हम नहीं खत्म कर सकते, झूठे आश्वासन देना हमारा काम नहीं है, ठीक है। जो कोचिंग संस्थान करते हैं कि हम 3 महीना में पूरा सिलेबस कभी हो ही नहीं सकता। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बढ़िया से हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा A to Z मैप, तब वो 3 3.5 महीना का समय ले लेता है। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने में लगभग 2 2.5 महीना का समय लग जाता है बढ़िया से, ठीक है। तो एक बार आपने जो बढ़िया से प्रिपरेशन किया है, यहाँ पे क्लास किया है, हमारा नोट्स आपके पास है, तो हम एक टारगेट बैच टाइप लेंगे 1 1.5 घंटा का, जिसमें बस आपको एक रनिंग स्टेज में रखेंगे कि आप आए 1 2 घंटा, कुछ बेसिक बातों पे हमने डिस्कस किया, कुछ आपको
हमने थमाया कि ये होमवर्क आपको करके आना है, फिर उस प्रक्रिया पर हम आगे बढ़ेंगे, टेस्ट वगैरह लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट आप करें कि आप बैच चाहते हैं कि क्या, उसकी मतलब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। हालांकि प्लानिंग हम लोगों का है कि एक बैच यहाँ पे ले हम, दरोगा की ठीक ठाक वैकेंसी है और यहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। पीडीएफ ये टेलीग्राम पे जाएगा, आप इसको अच्छा से देखिए, समझिए, आगे की रणनीति बनाइए। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आसान वाले पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा कि इतना हमको फाइट करना है और इस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे इस पर लगातार वीडियो आते रहेगा, पीवाईक्यू भी हम सॉल्व कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे और आगे बातचीत करते रहेंगे। ओके, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। ठीक है, और आपको क्या ख्वाहिश है कि किस पे वीडियो आना चाहिए, ठीक है, उस पर भी हम बातचीत कर लेंगे। ओके, धन्यवाद। और भी कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, और फिर या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट है ऑफलाइन लक्ष्य सिविल सर्विस है, आप यहाँ पे आकर कोई भी अपना दुविधा क्लियर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।